राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बहू और बेटी में इतना फर्क क्यों। दीपा के घर में आज मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। आज घर में बहुत भागम भाग थी। वह बहुत बिजी थी। घर में शादी का माहौल जो था। 2 दिन बाद ही दीपा की ननद बबीता की शादी थी और आज उसका महिला संगीत है। दीपा को शादी की भागदौड़ में पार्लर जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया था। दीपा सोच रही थी कि अब तो खुद तैयार होना होगा, पर दीपा को ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता था। फिर भी उसने हल्का मेकअप किया और पीले रंग का सूट पहना। कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। कोई अच्छा हेयर स्टाइल नहीं आ पाने के कारण उसने बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाल बहुत ही घने और लंबे थे। तैयार होने के बाद दीपा बहुत ही सुंदर लग रही थी। पीले रंग के सूट में वह खूब जच रही थी। तभी कमरे में दीपा का पति रवि आता है। दीपा को देखकर रवि भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। अपनी तारीफ सुनकर शर्माते हुए दीपा ने बात को टालते हुए कहा, तुम किसी काम से आए थे क्या? तब रवि ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वह बुआ जी तुम्हें बुला रही हैं। दीपा ने कहा, ठीक है आप चलो, मैं अभी आती हूँ। सुनकर रवि कमरे से चला जाता है और दीपा मुस्कुराकर रह जाती है। दीपा बुआ जी से मिलने के लिए जाती है। दीपा को देखते ही बुआ जी बोलती हैं, दीपा तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। इस पर दीपा हंस देती है और यहीं पर दीपा की ननद बबीता और सास मनीषा जी भी होती हैं। बबीता अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनवाया हुआ था। बबीता को बुआ जी का इस तरह दीपा की तारीफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह कड़वाहट भरी नज़रों से दीपा को देखती है। बबीता सोचती है कि मैं तो पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, तब भी बुआ जी ने मेरी तारीफ नहीं की, और भाभी तो घर पर ही तैयार हुई हैं, तब भी बुआ जी दीपा भाभी की तारीफ कर रही हैं। बबीता को इस तरह अपनी ओर देखते हुए दीपा को बहुत अजीब लगता है। वह बबीता को कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद कहकर बबीता वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी बुआ जी दीपा को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती हैं, क्योंकि संगीत के लिए पड़ोस की औरतें भी आ चुकी थीं। सब ग्रुप में डांस करती हैं, जिसके लिए दीपा बहुत उत्साहित थी। दीपा को ज़्यादा डांस करना नहीं आता था। उसे ग्रुप डांस में बहुत मज़ा आता था। यहाँ पर भी उसने सोचा कि ग्रुप डांस में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन पहले ढोलक पर गाने और भजन गाए गए। उसके बाद डीजे पर एक एक करके औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। अब तो दीपा के हाथ पैर फूल गए। सोलो डांस तो उसने आज तक नहीं किया था। ग्रुप डांस में तो किसी का भी ध्यान नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सोलो डांस, और वह भी इतने सारे लोगों के सामने। उसने सोचा वह डांस नहीं करेगी, लेकिन कौन मानने वाला था। उसे ज़बरदस्ती डांस के लिए खड़ा कर दिया गया। उसे जैसा भी आता था उसने बहुत मन से डांस किया। करने के बाद सबने तालियां बजाकर उसकी खूब तारीफ की, और कई औरतों ने तो उसकी तारीफ करते हुए कहा, दीपा तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। सास ने भी इशारों में बताया कि दीपा तुमने वाकई बहुत अच्छा डांस किया है। ये देखकर दीपा को बहुत खुशी हो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे इतना अच्छा डांस करना आता है। तभी दीपा जाकर अपनी ननद बबीता के पास बैठ जाती है। उसने देखा कि बबीता की ड्रेस बैकलेस है और उसके पीछे से स्टेप भी दिख रहे हैं। तब वह बबीता से कहती है, दीदी आपकी स्टेप दिख रही है। कहते हुए दीपा ठीक करने की कोशिश करती है, तो बबीता कहती है, कोई बात नहीं भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। दीपा ने सोचा स्टेप दिखाना भी फैशन है, बड़ी अजीब सी बात है। उसे अपनी शादी का समय याद आ गया। शादी से पहले जब दीपा का लहंगा तैयार होकर आ गया था, तो दीपा की सास मनीषा जी ने उस लहंगे को देखने के लिए
अपने पास मंगवाया था। लहंगे को देखकर मनीषा जी भड़क गईं और दीपा को फ़ोन करके कहने लगीं, तुमने लहंगे के ऊपर ब्लाउज क्यों बनवाया है, कुर्ती क्यों नहीं बनवाई? तभी दीपा ने उन्हें बताया कि सभी ने लहंगे को देखकर कहा था कि इस पर ब्लाउज ही अच्छा लगेगा, कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। तब मनीषा जी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके बाद रवि का फ़ोन आया कि तुमने ब्लाउज क्यों बनवाया है, मम्मी भड़क रही हैं। दीपा ने रवि को ब्लाउज बनवाने की वजह बता दी, लेकिन अब दीपा को भी गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि मेरा ब्लाउज बिल्कुल सही है, ना तो वह स्लीवलेस है और ना ही उसका गला बड़ा है। लहंगे का दुपट्टा भी भारी है, जिससे ब्लाउज तो पूरी तरह ढक ही जाएगा। और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो यह बता दो कि साड़ी के ऊपर भी ब्लाउज बनवाने हैं या कुर्ती ही बनवानी है। दीपा का गुस्सा देखकर रवि बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मम्मी ऐसे ही कह रही थी। जो बन गया अब ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन दीपा को बहुत बुरा लग रहा था। एकदम संगीत की तेज आवाज़ से दीपा वर्तमान में लौट आई और उसकी नज़र मनीषा जी पर पड़ जाती है, जो कि अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समा रही थीं। उन्हें ना अपनी बेटी का बैकलेस ड्रेस दिख रहा था आज, और ना ही अपने संस्कार। आज उन्हें अपने घर के वे संस्कार याद नहीं आ रहे थे जिनकी दुहाई उन्होंने दीपा को दी थी। लोग कितने दोहरे मापदंड के होते हैं। लोग अपनी बहू पर तो अपने विचार शादी से पहले ही थोपने लगते हैं और उसे शादी से पहले ही अपने कंट्रोल में करने लगते हैं, पर बेटी के लिए उनके विचार बिल्कुल बदल जाते हैं। धीरे धीरे संगीत का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दीपा भी काम खत्म करके जब अपने कमरे में जाने लगती है तो उसके पास के कमरे से बुआ जी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें अपना नाम सुनकर दीपा कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। बुआ जी बबीता से कह रही थी कि आज दीपा बहुत सुंदर लग रही थी और उसने डांस भी बहुत अच्छा किया था। ये सुनकर बबीता चिढ़ते हुए बोली, बुआ जी, इसे सुंदर होना नहीं कहते। इतना सुनने की देर थी कि दीपा भी उस कमरे में कुछ सामान लेने के बहाने आ जाती है, तो बबीता उसे देखकर चुप हो जाती है। दीपा बहाने से कुछ सामान उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे बबीता पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि बबीता उससे इतना चिढ़ती क्यों है, किसी और से भी उसकी तारीफ नहीं सुन सकती। तभी रवि भी कमरे में आ जाता है। दीपा रवि से बबीता और बुआ जी के बीच की बात बता देती है और पूछती है कि आखिर बबीता को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब मैं उसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ तो वह मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। और आज आपकी मम्मी को उसकी ड्रेस नहीं दिखाई दी। शादी से पहले मेरे ब्लाउज के लिए तो कितना हंगामा किया था, और आपको पता है बबीता ने भी अपने लहंगे के ऊपर ब्लाउज ही बनवाया है। तभी रवि कहने लगा, अरे छोड़ो ना दीपा, बबीता को तुमसे जलन हो रही होगी कि उसकी शादी है और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? दीपा गुस्से में बोली, अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। रवि उसे प्यार से समझाता है। रवि की बात सुनकर दीपा को हंसी आ जाती है, पर दीपा सोचने लगती है कि लोग बहू और बेटी में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? लोग क्यों अपनी छोटी सोच से दूसरे इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं, ताने देते हैं। पर दीपा ने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझा और उसने अपने पहले सोलो डांस के अनुभव के बारे में रवि को बताना शुरू कर दिया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। शादी की व्यवस्था एक बैंक्वेट हॉल में की गई थी। आज दीपा भी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने हल्के नीले रंग का लहंगा पहना था, जिस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा था। हल्के नीले रंग का लहंगा उस पर बहुत जच रहा था। आज दीपा
किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब रवि उसे पार्लर से लेने आया तो एक पल के लिए वह भी उसे देखता ही रह गया। उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। गाड़ी से बैंकेट हॉल जाते समय उसने दीपा से कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में या मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो? दीपा ने पूछा तो रवि बोला, मैं सच कह रहा हूँ, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। तब दीपा शर्माते हुए बोली, पता है, वैसे पार्लर में भी जो और लेडीज तैयार होने आई थीं वो भी यही कह रही थीं। फिर रवि ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो अभी यकीन आ गया कि मैं सच कह रहा हूँ? दीपा ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रवि भी गाड़ी चलाता हुआ बार बार उसे देख रहा था। ये देखकर दीपा और शर्मा रही थी। बैंकेट हॉल में काफ़ी रिश्तेदार आ चुके थे। रवि के ऑफिस के भी लोग अपने परिवार के साथ आए थे। रवि सबसे दीपा को मिलवाता है। सभी दीपा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दीपा को भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सबकी पत्नियां दीपा की तारीफ करती हैं तो ऊपर से तो दीपा सिर्फ धन्यवाद कहकर शर्मा जाती है, पर उसके अंदर का मन मयूर खुशी से नाच रहा होता है। भाई ऐसी कौन सी महिला होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश ना हो? उसे बहुत ही खास वाली फीलिंग हो रही थी। बबीता भी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उसने लाल चटकीले रंग का लहंगा पहना था। वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, पर जैसे ही वह दीपा को देखती है तो उसके तेवर दीपा के लिए वैसे के वैसे ही होते हैं। कुछ देर बाद बारात भी धूमधाम से आ जाती है। रिबन कटवाया जाता है। अब दूल्हे की आरती की बारी आती है। इन रस्मों में दूल्हे को लकड़ी की पटरी पर खड़ा करके उसकी आरती उतारी जाती है। यह रस्म दरवाजे पर ही होती है, पर ये क्या, मनीषा जी तो घर से पटरी और आरती की थाल लाना भूल ही गईं। बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण रस्म है जो दूल्हे के स्वागत के लिए की जाती है। लोगों में खुसर फुसर होने लगती है। तभी दूल्हे की माँ आगे जाकर मनीषा जी से कहती है, कोई बात नहीं बहन जी, आप आरती का सामान मंगवा लीजिए, आरती थोड़ी देर बाद स्टेज पर हो जाएगी। ये सुनकर मनीषा जी की सांस में सांस आती है। तभी मनीषा जी रवि को जल्दी से पटरी और आरती का थाल लाने के लिए घर पर भेज देती हैं। रवि घर जाकर पटरी और आरती का सामान लेकर आ जाता है और फिर दूल्हे की आरती की रस्म पूरी होती है। आरती हो जाने के बाद शादी की दूसरी विधियां शुरू हो जाती हैं। 7 फेरे हो जाने के बाद वधू पक्ष और वर पक्ष के लोग आराम करने लगते हैं। दूल्हे की माँ दीपा के पास आकर कहती हैं, बेटा, हमें कुछ गद्दे कम पड़ रहे हैं, क्या कुछ गद्दों का इंतजाम हो सकता है? दीपा तुरंत बोली, हाँ आंटी जी, मैं अभी इंतजाम कराती हूँ, आप बैठिए। यह कहकर दीपा गद्दों का इंतजाम कराने के लिए चली जाती है और दूल्हे की माँ वहीं बैठकर इंतजार करने लगती हैं। दीपा गद्दों का इंतजाम करा देती है, फिर आकर कहती है, आंटी जी, मैंने 6 गद्दे भिजवा दिए हैं। धन्यवाद बेटा। ऐसा कहकर दूल्हे की माँ वहाँ से चली जाती हैं। दीपा भी घर की औरतों के पास जाकर बैठ जाती है जो पहले से ही कुछ बातें कर रही थीं। तभी उनमें से एक औरत दीपा से कहती है, जो रिश्ते में दीपा की ननद लगती थी, दीपा बैठ हमारे पास, तेरी शादी के बाद तुझसे अब मिल रहे हैं। अब तो शादी ब्याह बहाना बन गया है एक दूसरे से मिलने का, वरना किसके पास समय है आजकल। दीपा बोली, दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हमें भी तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। घर में आई और औरतों ने भी एक साथ कहा, आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू दीदी। हम लोग तो बबीता की सास के बारे में बात कर रहे थे, कितनी अच्छी हैं वह। आरती को लेकर गड़बड़ हो गई, सोने के लिए गद्दे भी नहीं मिल रहे थे, फिर भी एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने, चुपचाप गद्दों का इंतजार कर रही थी। और एक मनीषा चाची हैं, उन्होंने कितना हंगामा किया था तेरी शादी में, कितना सुनाया था तेरे घर वालों को, याद है तुझे? याद है दीदी, वह सब मैं कैसे भूल सकती हूँ, भूलना भी चाहूँ तब भी नहीं भूल पाती। सोचकर ही दीपा उदास हो जाती है। दीपा की शादी के लिए दीपा के पापा ने अपने हिसाब से भी ज़्यादा
दीपा को दिया था। रवि के घर वालों की पसंद की गाड़ी, उनकी पसंद का फर्नीचर, सारे वर पक्ष को दिए जाने वाले कपड़े, सारा दहेज उन्हीं की पसंद का था। फिर भी मनीषा जी और उनके पति रमेश जी उन्हें फ़ोन करके बार बार आग्रह करते रहते कि शादी में कोई कमी ना रह जाए। दीपा के पापा अपनी बेटी की शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्होंने वैसे ही तैयारी की जैसे लड़के वाले चाहते थे। लेकिन लड़के वालों के बार बार कहने में वह घबरा रहे थे कि कहीं शादी में कोई कमी न रह जाए। शादी लोकल थी, इसीलिए बारात के आने वाले लोग भी निश्चित नहीं थे। शादी वेंकट हॉल में हो रही थी। शादी के दिन दीपा पार्लर से ही वेंकट हॉल पहुंचने वाली थी। घर के सभी लोग शादी स्थल पर पहुंच चुके थे। सभी बारात का इंतजार कर रहे थे। दीपा की भाभी, बहन, परिवार की सभी औरतें दरवाजे पर खड़ी होकर बारात का इंतजार कर रही थीं। दूसरी ओर शहर भर के मेहमानों का आना भी लगातार जारी था। लोकल पार्टी थी, इसीलिए दोनों तरफ के लोग भी एक दूसरे को जानते थे। दीपा के पापा और भाई उनके स्वागत में लगे हुए थे। दीपा की छोटी बहन अमिता तो आज बहुत ज़्यादा खुश थी। आज उसे जूते चुराने का मौका जो मिलने वाला था। जूते चुराने के लिए उसने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। तभी नाचती गाती बारात भी आ गई। फिर आरती की तैयारी की जाती है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है। दीपा की मम्मी स्नेहा जी घर से चौकी लाना भूल जाती हैं। बस इसी बात पर मनीषा जी भड़क जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इतनी भी अकल नहीं है कि दूल्हे की आरती में पटरी रखी जाती है। रीति रिवाजों का बिल्कुल भी पता नहीं है। तुम लोगों को ढंग से बारात का स्वागत करना भी नहीं आता। अगर शादी की तैयारी ढंग से नहीं कर सकते थे तो शादी करने की ज़रूरत भी क्या थी। मनीषा जी के मुंह में जो भी आ रहा था वह लगातार बोले चले जा रही थी। दीपा की भाभी, बहन और परिवार वाले चुपचाप उन्हें सुने जा रहे थे। शादी में सभी आए मेहमान उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शादी का वातावरण खराब हो गया था, पर मनीषा जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीपा की बहन अमिता को बहुत रोना आ रहा था। उससे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सारे मेहमान तमाशा देख रहे थे। फिर किसी तरह मनीषा जी की बहन ने उन्हें चुप कराया और दूसरी तरफ ले गई। तब जाकर शांति हुई। चुपचाप दूल्हे की आरती की गई। अब शादी में किसी को कोई उत्साह नहीं रहा। दीपा का भाई अभिषेक रवि को स्टेज तक लेकर जाता है, पर चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। मनीषा जी के व्यवहार से सभी हैरान थे कि वह ऐसा कैसे कर सकती हैं। सारे मेहमानों के सामने लड़की वालों को इतना कैसे सुना सकती हैं। पर मनीषा जी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अभिषेक के दोस्त अभिषेक से कह रहे थे कि यार, कैसे लोगों से तूने अपनी बहन की शादी कर दी, ये तो बहुत ही घटिया लोग हैं। इस पर अभिषेक कहता है, हमने तो उनके बारे में पूछताछ की थी, तब तो सब सही लग रहा था। देख लो यार, अभी भी वक्त है, ये शादी रोक दो, मुझे तो ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। अब अभिषेक को भी अपनी बहन की चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि जो औरत इतने लोगों के बीच ऐसा व्यवहार कर सकती है, वह अपने घर में क्या करती होगी, कैसे रहेगी दीपा। अभी अभिषेक यह सब सोच ही रहा था कि तभी दीपा वहां पहुंच गई। शादी की सभी रस्में हो रही थी, पर दीपा को कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। उसे अब तक किसी ने भी नहीं बताया था कि इतना बड़ा हंगामा हुआ है। किसी ने कोई हंसी मजाक नहीं किया। फिर शादी होने के बाद दीपा और रवि को घर ले जाया गया, क्योंकि विदाई वहीं से होनी थी। जब दीपा घर पहुंची तब अकेले में ले जाकर उसके परिवार वालों ने उसे बताया कि शादी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। दीपा को यह जानकर बहुत दुख भी हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अपनी सास मनीषा जी पर नहीं, बल्कि अपने घर वालों पर, क्योंकि उन्होंने चुपचाप उनकी बातें सुन ली। उन्हें जवाब देना चाहिए था। दीपा सोचने लगी, उसे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। उसे ऐसी शादी करनी ही नहीं थी जिसमें उसके परिवार वालों की बेइज्जती हो।
उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। फिर दीपा की मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब तू गुस्सा लेकर ससुराल मत जा। शादी में यह सब तो होता ही रहता है। अब शादी हो गई है तो उसे अच्छे से निभाना। दीपा चुपचाप अपनी मम्मी की सारी बातें सुन लेती है। आज पहली बार उसे अपने होने पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसी के कारण उसके परिवार का इतना अपमान हुआ था। उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ी थीं। क्या लड़की के माता पिता होना इतना बड़ा गुनाह होता है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? यह सोचती हुई दीपा भारी मन से अपने घर से विदा हो गई। अरे दीपा कहाँ खो गई? दीपा की ननद ने दीपा को हाथ लगाकर उससे पूछा, तो दीपा वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ दीपा, कहाँ खो गई? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, वह कहकर मुस्कुरा देती है। पर वह मुस्कुराहट के अंदर के दर्द को छिपा नहीं पाती। तभी एक महिला जो रिश्ते में उसकी जेठानी लगती हैं, उससे पूछती हैं, दीपा तेरे मायके वाले दिखाई नहीं दे रहे, क्या वे शादी में नहीं आए? दीपा गहरी सांस लेते हुए कहती है, दीदी कैसे आते जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया है? उन्हें तो शादी का कार्ड तक नहीं दिया गया। दीपा इस सवाल का जवाब देते देते थक गई थी। अब तक कई रिश्तेदार उसके मायके वालों के बारे में पूछ चुके थे। हर बार जवाब देते हुए उसका मन टूट जाता था। शादी का कार्ड नहीं दिया, ये तो हद हो गई। अरे अपने संबंधियों के साथ कोई ऐसा करता है भला? चाहे कोई भी बात हो, पर कार्ड तो देना ही चाहिए था। दीदी यहाँ तो जो हो जाए वो कम है, आप तो सब कुछ जानती हैं, कहकर दीपा चुप हो जाती है। दीपा को उदास देखकर उसकी जेठानी बात को बदल देती है। दीपा, बबीता की ज्वेलरी तो बहुत सुंदर है, पर उसका लहंगा इतना खास नहीं है। सिंपल लाल रंग है, कुछ अलग नहीं लग रहा। कितने का है? दीपा बोली, दीदी 40,000 का है। इतने पैसे खर्च किए लेकिन इतने वसूल नहीं हुए। तेरा लहंगा बहुत सुंदर है। तूने लहंगा यहीं से लिया है या गुड़गांव से? रवि की जॉब गुड़गांव में थी। दीपा और रवि वहीं रहते थे। दीपा बोली, दीदी यह मैंने चांदनी चौक दिल्ली से लिया है। मेरी एक सहेली फैशन डिज़ाइनर है, उसी ने मुझे यह दिलवाया है। उसे कपड़ों और फैशन की बहुत जानकारी है। वह तो दिख ही रहा है, नीले रंग का शेड भी कुछ अलग हटके है। जेठानी जी लहंगे की तारीफ करते हुए बोली। ऐसे ही बातें करते करते विदाई का समय भी आ गया। विदाई के समय मनीषा जी को उदास देखकर बबीता की सास उन्हें तसल्ली देती है कि वह बबीता को बेटी बनाकर रखेंगी। उनके यह शब्द सुनकर दीपा मनीषा जी की ओर देखती है, जो अपनी बेटी को प्यार किए जा रही थी। बबीता की विदाई हो जाती है। उसके बाद रवि और दीपा भी गुड़गांव आ जाते हैं। घर पहुंचकर रवि कहता है, क्या भाई कोई बम फूटने वाला है? दीपा बोली, क्यों? वो इसलिए कि तुमने पूरे रास्ते मुझसे कोई बात नहीं की। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब बम फूटेगा। आपको मजाक सूझ रहा है? दीपा, मजाक नहीं, मुझे पता है कि बहुत कुछ गलत हुआ है और उसके लिए काफ़ी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने उन्हें हमारी शादी के बाद ही रोक दिया होता, जब उन्होंने पहली बार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था, तो आज उनकी यह सब करने की हिम्मत नहीं होती। रवि को अपने बर्ताव पर बहुत अफसोस हो रहा था। तभी दीपा कहती है कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने हमारी शादी में इतना हंगामा किया था, बबीता की शादी में उन्होंने उससे भी ज़्यादा गलतियां की। क्या उन्हें एहसास हुआ होगा? उन्होंने मेरे पिता के साथ, मेरे परिवार के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। भगवान ने उन्हें भी वैसी ही स्थिति में डाला। क्या उन्होंने उनका इशारा समझा होगा कि वह दूसरों के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं? शायद नहीं समझा होगा। दीपा को आज बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने मेरे परिवार को शादी में न्योता तक नहीं दिया। क्या इस घर में मेरा इतना भी सम्मान नहीं? मैं लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक गई थी। क्या कसूर था मेरे पापा का? बस यही कि उन्होंने इतने सालों में पहली बार
अपनी बेटी का पक्ष लिया था और उनकी गलत बातों को सुनने से इनकार कर दिया था। इसका बदला उन्होंने सारे समाज के सामने लिया। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं कि मेरा भाई हर साल दीपावली पर उनके घर आता था। वह उससे ढंग से बात तक नहीं करती थी। मैं भी अपने भाई को मना करती थी कि आप यहाँ मत आया करो, पर वह कहते थे कि रस्म निभाने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। दीपा गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हमेशा मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती करती हैं। हमारी शादी में भी उन्होंने यही किया था और अब बबीता की शादी में भी यही किया। जब से हमारी शादी हुई है उनका मेरे प्रति यही व्यवहार है। पर अब बस बहुत हो गया। मैंने बहुत निभा लिया। अब मैं और समझौता नहीं कर सकती। दीपा दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू पोंछ लेती है। फिर रवि बोला, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डालूंगा। अगले दिन रवि ऑफिस चला जाता है और दीपा घर के काम करने में लग जाती है। पर उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह सोच रही थी कि अगर मैं शादी में न जाती तो क्या होता। उसके सास ससुर को लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल हो जाता, लेकिन वह अपनी ओर से लोगों को बात बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके ससुराल वालों को उसकी किसी भी चीज़ की कदर नहीं है। यही सोचते सोचते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी रवि भी आ गया। दीपा अभी भी रवि से नाराज थी। दीपा का बर्ताव देखकर रवि बोला, दीपा, जो हो गया उसे तो मैं ठीक नहीं कर सकता, पर मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दीपा गुस्से में बोली, आप हमेशा ऐसे ही कहते हो कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर वही सब बातें होती हैं। जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। रवि बोला, अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। रवि ने दीपा को छेड़ते हुए कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, सुना आपने? ये कहकर वह रवि की ओर से मुंह फेर लेती है। रवि बोला, कोई बात नहीं, तो हम दीवारों को ही सुना लेते हैं। तो दीवारों सुनो, मेरे बॉस और उनकी पत्नी शादी में आए थे, तो जब उनकी पत्नी ने दीपा को देखा तो उन्होंने दीपा को ही दुल्हन समझ लिया था। वो तो बाद में बॉस ने उन्हें बताया कि यह रवि की वाइफ है। तो दीवारों, आज बॉस ने मुझे ये बात बताई थी। रवि की बात सुनकर दीपा चुपके से मुस्कुरा देती है। दीपा को मुस्कुराता हुआ देखकर रवि कहता है, दीवारों, आज ये सिद्ध हो गया कि पत्नी कितनी भी नाराज क्यों ना हो, पर अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर वह हमेशा खुश हो जाती है। अभी बताती हूँ आपको। दीपा ऐसा कहते हुए रवि को तकिए से मारने लगती है। रवि उससे बचने के लिए भागने लगता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब बबीता की शादी हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। दीपा के जीवन में इस दौरान खुशखबरी आ गई थी। वह 3 महीने की गर्भवती थी। दीपा और रवि बहुत खुश थे, पर डॉक्टर ने दीपा को बेड रेस्ट बताया था। दीपा फिर भी घर के काम करती रहती थी, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब ही रहती थी। बबीता की सास को भी जब दीपा की तबीयत के बारे में पता चला तो उन्होंने दीपा का हालचाल जानने के लिए दीपा को फ़ोन किया। औपचारिक बातचीत के बाद बबीता की सास दीपा से पूछती हैं, दीपा बेटा, एक बात बताओ, क्या तो आप लोगों के यहाँ यह रिवाज है कि करवा चौथ पर लड़की अपने मायके में रहती है और दामाद भी उसके साथ रहता है? तब वह बोली, नहीं आंटी जी, ऐसा तो कोई रिवाज नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बबीता की सास बोली, अरे तुम्हारी सास का फ़ोन आया था, वह करवा चौथ आने वाला है ना, तो वह कह रही थी कि आप लोगों के यहाँ ऐसा रिवाज है, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे भी एक बार पूछ लूँ। आंटी जी, मेरे समय में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था, अब बन गया हो तो मैं कह नहीं सकती। दीपा को अपनी सास के कथन पर हैरानी हो रही थी। कोई बात नहीं दीपा, तुम अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा, मैं फ़ोन रखती हूँ। जी आंटी जी, नमस्ते। वह भी जवाब में नमस्ते बेटा कहकर फ़ोन काट देती हैं और दीपा सोचने लगती है कि कैसे लोग हैं, ये सब चीज़ों को अपने हिसाब से बदल देते हैं। मुझे तो मेरी पहली करवा चौथ पर घर तक नहीं जाने दिया था, तब यह रिवाज नहीं था, और दामाद को रखने का भी अच्छा बहाना है। जब भी इन्हें तो मेरे घर पर 10 मिनट भी नहीं रुकने देते थे,
सोचते सोचते दीपा अपनी पहली करवा चौथ के बारे में सोचने लगती है। शादी होने के कुछ महीने बाद रवि दीपा को अपने साथ गुड़गांव ले आया था। दीपा की पहली करवा चौथ आने वाली थी। दीपा की सास ने कहा था कि उसकी पहली करवा चौथ है, इसीलिए वो यहाँ उनके पास चली आए। वह उसे अच्छे से पूजा की सारी विधियाँ सिखाएंगी, जिससे वह आगे से खुद ही सारी विधियाँ कर सके। मनीषा जी के शादी में किए गए व्यवहार की वजह से दीपा उनके पास नहीं जाना चाहती थी। दीपा ने रवि को बताया कि वह करवा चौथ पर अपने मायके जाना चाहती है। उसकी मम्मी अच्छे से उसे सब पूजा पाठ करना सिखा देंगी और उसे अपने घर गए हुए काफ़ी समय भी हो गया है। उसका अपने मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछकर बताता हूँ, रवि दीपा से कहता है। फिर दीपा खुश हो जाती है। उसका अपने घर जाने का बहुत मन हो रहा था। रवि शाम को अपने घर फ़ोन करता है और दीपा को करवा चौथ पर उसके मायके भेजने के लिए पूछता है। रवि की बात सुनते ही उसके मम्मी पापा भड़क जाते हैं और वह रवि पर गुस्सा करने लगते हैं और रवि से दीपा को फ़ोन देने के लिए कहते हैं। रवि दीपा को फ़ोन पकड़ा देता है। दीपा डरते डरते फ़ोन ले लेती है। दीपा को उन लोगों के फ़ोन आने से बहुत डर लगता था। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर दीपा को ताने ही मारते रहते थे। जब कभी भी रवि के घर से फ़ोन आता था तो दीपा के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे ऐसा लगता था, पता नहीं आज किस बात के लिए सुनना पड़ेगा। दीपा के मन में उन लोगों का अजीब सा डर बैठ गया था। दीपा डरते डरते फ़ोन पकड़ लेती है। उधर से रवि के पिता दीपा से बात करते हैं तो दीपा उन्हें नमस्ते करती है। तब रमेश जी कहते हैं, दीपा, रवि क्या कह रहा है? तुम्हें करवा चौथ पर अपने घर जाना है? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। तुम्हारे पापा ने शादी में ऐसा कौन सा कुछ दे दिया है जो करवा चौथ पर कुछ देंगे? ऐसे होती है शादी जैसे उन्होंने की है? शादी तो हम बताएंगे कैसे होती है, जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। शादी तो शादी, उन्होंने तो गाड़ी के पैसे भी पूरे नहीं दिए। दीपा बोली, पर मेरे पापा ने तो पूरे पैसे दिए थे। कहीं पूरे पैसे नहीं दिए तेरे पापा ने, 1 लाख कम दिए हैं। दीपा के मुंह से इतना ही निकल पाया, पर तो उसके ससुर बोले, इसमें परवर कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, समझी? कहकर रमेश जी फ़ोन काट देते हैं। दीपा फ़ोन हाथ में लेकर उसे घूरती रहती है। आंखों में आंसू आ जाने के कारण उसे फ़ोन भी धुंधला दिखाई देता है। दीपा की ऐसी हालत देखकर रवि को उसकी चिंता होने लगती है। वह दीपा से पूछता है, क्या हुआ दीपा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या कहा पापा ने? दीपा रवि की बात का कोई जवाब नहीं देती और कुछ सोचकर अपने घर फ़ोन लगा देती है। उसकी मम्मी फ़ोन उठाती हैं। दीपा का फ़ोन देखकर वह बहुत खुश हो जाती हैं और दीपा से पूछती हैं, दीपा, रवि ने अपने घर पर पूछ लिया है, हम कब लेने आए तुझे? मम्मी, मैं नहीं आ रही हूँ, उन्होंने मना कर दिया है। पर उन्होंने क्यों मना कर दिया? दीपा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उनसे पूछती है, मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वह बोली, तेरे पापा यहीं हैं, क्या बात है? दीपा की मम्मी को चिंता होने लगती है, लेकिन दीपा बोली, आप प्लीज़ पापा को फ़ोन दो। दीपा की मम्मी हार कर दीपा के पापा को फ़ोन दे देती हैं। दीपा के पापा फ़ोन लेते हैं और बोले, दीपा बेटा क्या बात है? पापा जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने गाड़ी के कितने पैसे दिए थे? बेटा, जितने उन्होंने मांगे थे पूरे 6 लाख दिए थे। पर रवि के पापा तो कह रहे हैं कि आपने 1 लाख कम दिए हैं। नहीं बेटा, मैंने पूरे पैसे दिए थे। हमारे पास गवाह भी है, जिन्होंने शादी कराई है, उनके सामने पूरे पैसे गिनकर दिए हैं। फिर वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? छोड़ना बेटा, ये सब तो शादी विवाह में चलता ही रहता है, इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। दीपा बोली, नहीं पापा जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आपने पैसे पूरे दिए हैं तो इस बात को कैसे नकार सकते हैं? आप उनके पास जाकर इस बात को क्लियर कर लीजिए। कोई बात नहीं दीपा, रिश्तेदारी में तो ये सब चलता ही रहता है, वैसे भी हम लड़की वाले हैं। पापा जी प्लीज़, अगर आप इन बातों को उनके पास जाकर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मैं कभी इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। बेटा, ये गाड़ी हमने तेरे लिए ही तो दी है, अगर तू ही इसमें नहीं बैठेगी तो हमारी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? अच्छा ठीक है, मैं कल ही महेश जी को लेकर तेरे ससुराल जाऊंगा। अब खुश? पापा जी अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आपसे कल बात करूँगी। ठीक है। फिर फ़ोन कट जाता है। रवि चुपचाप दीपा के पास बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फ़ोन कट जाने के बाद रवि दीपा से उसके दुखी होने का कारण पूछता है। तब दीपा उसे पूरी बात बता देती है। बात पता चलने पर रवि को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है, सॉरी दीपा, मेरी वजह से ही तुम्हें यह सब सुनना पड़ता है। मैं जितना सोचता हूँ कि हम सब मिलजुल कर खुश रहें, उतना ही मेरे मम्मी पापा ऐसी हरकत करते हैं।
कि मुझे खुद अपराध बोध होने लगता है। पता नहीं ये सब चीज़ें कभी सही होंगी भी या नहीं। दीपा बोली, ये सब चीज़ें तब तक सही नहीं हो सकती जब तक वह दूसरों को भी अपने बराबर सम्मान नहीं देते। उनके हिसाब से तो बहू का मतलब है चुपचाप उनकी हर सही गलत बात को मानना। अगर अपनी कोई बात रख दी तो उल्टा जवाब देना हो जाता है, और लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। रवि, ऐसा लगता है कि मेरा यह जीवन बिल्कुल बेकार है। मेरी वजह से ही मेरे माता पिता को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। काश मैं मर जाती। तब रवि दुखी होते हुए कहता है, मुझे तुम्हें वह फ़ोन देना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था पापा तुमसे यह सब कहेंगे। लेकिन अब मैं पापा से बात करके रहूँगा। मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। ऐसा कहकर वह अपने पापा को फ़ोन करने चला जाता है और दीपा रोते रोते वहीं सो जाती है। जब रवि अंदर आता है तो दीपा सो चुकी होती है। वह उसे कंबल उड़ा देता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे कहता है, दीपा मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे से तुम्हें यह सब दुख ना देखना पड़े। अगला दिन दीपा को बहुत मुश्किल हो रहा था। वह सुबह से कई बार अपने मायके फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन उसकी मम्मी ने बताया कि पापा अभी तक उसके ससुराल से आए नहीं हैं। थोड़ी ही देर बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही उसने पूछा, क्या हुआ? तब मम्मी बोली, सब ठीक है, ले अपने पापा से बात कर। उन्होंने बताया कि पहले तो वह इस बात को मान ही नहीं रहे थे कि हमने उन्हें पूरे पैसे दिए हैं। इस बात पर वह लड़ने को उतारू हो गए। उसके बाद महेश जी ने उन्हें वह लिस्ट दिखाई जिस पर पूरा सामान देकर और मिलवाकर उन्होंने उनसे साइन लिए थे। तब जाकर वह माने और उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हुई। अपने पापा के मुंह से यह सब सुनकर दीपा की जान में जान आई। दीपा फिर से वर्तमान में आई। उसे याद आया कि इसी बात का बदला लेने के लिए उसके सास ससुर ने उसके मायके वालों को बबीता की शादी में नहीं बुलाया था। बस, लेकिन अब बबीता ने तय कर लिया था कि वह भी अपने ससुराल बहुत कम जाया करेगी, और अब वह और उसके मायके वाले झुकेंगे नहीं। इधर जब बबीता की सास को पता चला कि उसकी माँ झूठ बोल रही हैं, तो उन्होंने बबीता को उसके मायके जाने से मना कर दिया। अब मनीषा जी की दोनों तरफ से हार हो चुकी थी, क्योंकि उनकी बेटी को उनकी सास ने जाने से रोक दिया था और बहू अब उनके पास आना नहीं चाहती थी। इसीलिए कहते हैं, किसी दूसरे की बेटी को इतना दुख भी मत दो कि उसका असर आपकी अपनी बेटी पर भी पड़े। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।